वेलकम टू बिहार मैटर्स। जी, सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन हमारी बिहार भूगोल यानी बिहार ज्योग्राफी सीरीज का दूसरा लेक्चर है। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो बहुत ही डायनामिक है। आज हम बात करेंगे उत्तर बिहार का मैदान यानी नॉर्थ बिहार प्लेन के बारे में। जी, और इसमें हम मुख्य रूप से इसकी जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और ह्यूमन अडेप्टेशन को कवर करेंगे। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी उम्मीदवार बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। सही का। और इस लेक्चर का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ बहती है। जी बिल्कुल नहीं। हमें उत्तर बिहार के मैदान को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं देखना है। हमें इसे एक गतिशील बाढ़ क्षेत्र यानी एक डायनामिक फ्लड प्लेन, एक कृषि क्षेत्र और एक चिरकालिक आपदा संभावित परिदृश्य, मतलब एक डिजास्टर प्रोन लैंडस्केप के रूप में समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इसके भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को स्पष्ट कर लेते हैं। जी, अगर हम नक्शे पर देखें तो यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में और नेपाल की हिमालयी तलहटी के ठीक दक्षिण में स्थित है। और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो इसमें सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और कटिहार जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन छात्रों को ये समझना होगा कि ये जमीन बनी कैसे। इसकी निर्माण प्रक्रिया बहुत रोचक है। इसके निर्माण को लेकर मेरे दिमाग में एक अकादमिक एनालॉजी आ रही है। क्या हम इस मैदान के निर्माण की तुलना एक बहुत विशाल खाली बेसिन से कर सकते हैं? एक ऐसा बेसिन जिसे नदियों ने लाखों वर्षों में भर दिया हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। यूपीएससी और बीपीएससी के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों को एक मुख्य अवधारणा समझनी चाहिए। भूवैज्ञानिक रूप से ये मैदान इंडो गैंजेटिक फोरलैंड बेसिन का हिस्सा है। इंडो गैंजेटिक फोरलैंड बेसिन। अच्छा, तो इसके बनने के चरण क्या थे? देखिए, इसके निर्माण को हम 3 मुख्य चरणों में समझ सकते हैं। पहला चरण तब शुरू होता है जब प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का भयंकर टकराव हुआ। जी, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बिल्कुल, उसी टकराव से हिमालय बना। अब दूसरा चरण ये था कि जब हिमालय इतना विशाल पर्वत ऊपर उठा तो उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ा गर्त या गड्ढा बन गया। एक तरह का डिप्रेशन। हाँ, एक डिप्रेशन। तकनीकी भाषा में इसे 4D बेसिन कहते हैं। यही वो खाली बेसिन था जिसका आपने अभी जिक्र किया। तो तीसरा चरण जाहिर है कि इस बेसिन का भरना होगा। सही कहा। लाखों वर्षों तक हिमालयी नदियों ने पहाड़ों को काटा और अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद यानी सेडिमेंट्स बहाकर लाईं। और ये सेडिमेंट्स उस 4D बेसिन में जमा होते गए। जी, नदियों द्वारा लाए गए इसी निरंतर जमाव से इस विशाल जलोढ़ मैदान यानी एलुवियल प्लेन का निर्माण हुआ है। मतलब आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो मुख्य रूप से क्वाटरनरी एलुवियम, रेत, गाद और मिट्टी से बनी है। बिल्कुल, क्वाटरनरी एलुवियम, सैंड, सिल्ट और क्ले, यही निक्षेप या डिपॉजिट्स इस मैदान की प्रकृति तय करते हैं। तो भूवैज्ञानिक निर्माण को समझने के बाद अब ये बहुत लॉजिकल हो जाता है कि हम उन नदियों का विश्लेषण करें जिन्होंने इस पूरे मैदान को आकार दिया है। जी, क्योंकि उत्तर बिहार का मैदान अपनी हिमालयी नदी प्रणाली के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रमुख नदियों का परिचय दें तो सबसे पहले कोसी का नाम आता है। ये एक गुम्फित या ब्रेडेड नदी है जी, जो अत्यधिक मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। और फिर गंडक है। गंडक एक बारहमासी या पेरेनियल नदी है जी, जो सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, इसके अलावा बागमती है जी, जो मॉनसून की परिवर्तनशीलता के कारण बहुत ज्यादा बाढ़ प्रवण है। हाँ, और कमला बलान भी है जो अपनी मौसमी अस्थिरता के लिए कुख्यात है। और अंत में महानंदा। ये पूर्वी बेसिन की नदी है जिसमें मॉनसून के दौरान बहुत भारी जल प्रवाह होता है। बिल्कुल। अब यहाँ एक कोर कॉन्सेप्ट है जो छात्रों को मेंस परीक्षा के लिए समझना चाहिए। आखिर ये हिमालय नदियाँ इतनी अस्थिर, इतनी अनस्टेबल क्यों है? हाँ, वे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तरह शांत क्यों नहीं है? इसका कारण हिमालय की प्रकृति में है। देखिए, हिमालय युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। वे भौवैज्ञानिक रूप से अभी भी अस्थिर हैं और उनका निर्माण जारी है। मतलब उनकी चट्टानें बहुत कमजोर और आसानी से टूटने वाली हैं।
जी, अत्यधिक क्षरणशील, भारी बारिश होने पर वहां भारी मात्रा में कटाव या इरोजन होता है, भूस्खलन होते हैं। और वही सारा मलबा नदी के पानी में आ जाता है। बिल्कुल। इसके कारण नदियों में अत्यधिक अवसाद भार यानी बहुत हैवी सेडिमेंट लोड आ जाता है और नदी पानी से ज्यादा गाद और बालू ढो रही होती है। अच्छा, तो यही कारण है कि उत्तर बिहार में हमें गुम्फित नदियां या ब्रेडेड चैनल्स मिलते हैं और बार बार बाढ़ आती है। एकदम सही। अब नदी अस्थिरता के सबसे चरम और प्रासंगिक उदाहरण को समझने के लिए हमें कोसी नदी प्रणाली पर फोकस करना होगा। इसे एक जियोमॉर्फिक केस स्टडी के रूप में देखना चाहिए। जी, कोसी नदी। इसे ऐतिहासिक रूप से बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। हमारे एस्पिरेंट्स के लिए क्या हम कुछ तकनीकी शब्दावलियों को डिकोड कर सकते हैं जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं? बिल्कुल। सबसे पहला और महत्वपूर्ण शब्द है एवल्शन। एवल्शन, इसका ठीक ठीक मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नदी मार्ग में अचानक और बहुत बड़ा परिवर्तन होना। कोसी नदी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लगभग 250 वर्षों में कोसी ने अपना मार्ग लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम की ओर बदल लिया है। 120 किलोमीटर का शिफ्ट, ये कोई सामान्य खिसकाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भौगोलिक बदलाव है। जी, और दूसरा तकनीकी शब्द है ब्रेडेड चैनल या गुम्फित जलमार्ग। जिसका जिक्र हमने अभी किया था, भारी अवसाद के कारण। हाँ, अत्यधिक गाद और पानी के बदलते प्रवाह के कारण नदी एक सीधी धारा में न बहकर कई उलझी हुई छोटी-छोटी धाराओं में बट जाती है। अच्छा। और एक और टर्म है जो परीक्षाओं में बहुत आता है, कोसी मेगाफैन। जी, कोसी मेगाफैन। ये दुनिया के सबसे बड़े निक्षेपात्मक पंखों यानी डिपोजिटेशनल फैंस में से एक है। ये मेगाफैन बनता कैसे है? देखिए, जब कोसी नदी नेपाल के ऊंचे और तेज ढलान वाले पहाड़ों से अचानक उत्तर बिहार के समतल मैदान में बाहर निकलती है, तो उसके पानी का वेग अचानक कम हो जाता है। जी, ढलान कम होने के कारण। बिल्कुल। और वेग कम होने के कारण नदी अपने साथ लाए भारी अवसादों को आगे नहीं ले जा पाती। वे अवसाद एक बहुत बड़े पंखे के आकार में सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो नदियों के इस तरह के प्रवाह और उनके द्वारा लाए गए इन अवसादों का सीधा असर वहां की भौतिक आकृतियों पर पड़ता होगा। जी, और यही हमें हमारे अगले सेक्शन की तरफ ले जाता है, भू आकृति विज्ञान और मृदा यानी जियोमॉर्फोलॉजी एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, अगर हम उत्तर बिहार के मैदान की प्रमुख भू आकृतियों की बात करें तो सबसे पहले फ्लड प्लेन्स या बाढ़ के मैदान आते हैं। बिल्कुल, ये मैदान वार्षिक बाढ़ और उसके द्वारा छोड़े गए गाद के जमाव से ही निर्मित होते हैं। इसके अलावा नेचुरल लेवीज या प्राकृतिक तटबंध भी होते हैं। हाँ, जब नदी में बाढ़ आती है तो सबसे भारी अवसाद नदी के किनारों पर ही गिर जाते हैं। बार बार ऐसा होने से नदी के किनारे ऊंचे हो जाते हैं, जिन्हें हम नेचुरल लेवीज कहते हैं। और गोखुर झीलें यानी ऑक्सबोलेक्स। जी, नदियां जब मैदानी इलाकों में विसर्पण करती हैं यानी मियांडरिंग करती हैं, तो वे अपना कुछ घुमावदार हिस्सा पीछे छोड़ देती हैं। उसी से गोखुर झीलें बनती हैं। लेकिन इन सब में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण आकृति है, वो है चौर। चौर क्या होते हैं? चौर असल में मौसमी जलभराव वाले गर्त हैं, सीजनल वाटरलॉग डिप्रेशंस। मतलब निचले इलाके जहां पानी भर जाता है। जी, बारिश या बाढ़ का पानी इन उथले बेसिन में जमा हो जाता है। इनका महत्व बहुत ज्यादा है। किस संदर्भ में? पारिस्थितिकी और आजीविका के संदर्भ में। ये चौर मत्स्य पालन के लिए, आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी यानी वेटलैंड इकोलॉजी के लिए और अतिरिक्त बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जैसे कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य का उदाहरण हम ले सकते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब अगर हम मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे खादर कहते हैं। जी, खादर मिट्टी ये बहुत महीन होती है और पोटाश और चूने से भरपूर होती है। मतलब खेती के लिए ये अत्यधिक उपजाऊ है। उपजाऊ तो है, लेकिन इसके साथ कई गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हैं। कैसी समस्या है? देखिए, बाढ़ के बाद कई बार गाद के बजाय बालू का जमाव हो जाता है। इसे सैंड कास्टिंग कहते हैं।
इसके अलावा जल भराव और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याएं भी किसानों को झेलनी पड़ती हैं। तो यहाँ से हम एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी की उर्वरता कृषि के लिए एक वरदान है, लेकिन यही भौगोलिक संरचना बाढ़ जैसी एक चिरकालिक आपदा का कारण भी बनती है। जी बिल्कुल। फ्लड ज्योग्राफी को समझे बिना हम उत्तर बिहार को नहीं समझ सकते। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इतने दशकों से सरकार इंजीनियरिंग के प्रयास कर रही है, तटबंध बनाए गए हैं, फिर भी उत्तर बिहार में बाढ़ एक स्थायी समस्या क्यों बनी हुई है? क्या समाधान ही खुद समस्या बन गए हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल विश्लेषण है जो उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए समझना चाहिए। बाढ़ के स्थायी या क्रॉनिक होने के कई प्राकृतिक कारण हैं, जैसे नेपाल और उत्तर बिहार में भारी मानसूनी वर्षा। हाँ, दूसरा बड़ा कारण है मैदान का ढलान बहुत कम होना, यानी लो ग्रेडियंट। इससे नदी का वेग कम हो जाता है और पानी धीरे धीरे निकलता है। और भारी अवसाद बाढ़ तो है ही। बिल्कुल। और इसी अवसाद से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है एग्रीडेशन, यानी अधिवृद्धि। एग्रीडेशन, इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए, जब नदी भारी मात्रा में अवसाद लाती है तो वो सारा मलबा नदी के तल पर जमा होने लगता है। इसके कारण नदी का तल यानी रिवर बेड धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तो नदी उथली हो जाती है। जी, और कई बार तो नदी का तल उसके आसपास की जमीन से भी ऊपर हो जाता है। अच्छा, और यहीं पर तटबंधों का विरोधाभास या एम्बैंकमेंट पैराडॉक्स सामने आता है। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि नदी के दोनों तरफ तटबंध बना देते हैं ताकि पानी बाहर न फैले। जी। ये तटबंध अस्थायी रूप से छोटी बाढ़ को तो रोक लेते हैं, लेकिन वे उन अवसादों को उसी संकरे रास्ते में फंसा लेते हैं। तो जो गाद पहले पूरे मैदान में फैल जाती थी वो अब तटबंधों के बीच जमने लगती है। सही कहा। इससे नदी का तर और भी तेजी से ऊंचा हो जाता है। फिर हमें तटबंधों को और ऊंचा करना पड़ता है और अंततः जब नदी का दबाव तटबंध तोड़ता है तो विनाशकारी बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 2008 की कोसी बाढ़ इसका सबसे प्रासंगिक उदाहरण है। बिल्कुल। यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम 2008 की कोसी बाढ़ का विश्लेषण करें तो वह केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वह इंजीनियरिंग विफलता द्वारा प्रवर्धित एक मानव निर्मित आपदा थी। जी। और अब जलवायु परिवर्तन के कारण चरम वर्षा और बाढ़ की अनिश्चितता और भी बढ़ गई है। जी हाँ। अब इस जटिल और आपदा प्रवण भौगोलिक परिवेश में मानव जीवन कैसे चलता है, इसका विश्लेषण करना आवश्यक है। तो चलिए मानव भूगोल, कृषि और पारिस्थितिकी पर चर्चा करते हैं। इतनी अनिश्चितता के बावजूद यहाँ का कृषि भूगोल या अग्रेरियन ज्योग्राफी बहुत समृद्ध है। बिल्कुल। स्थानीय लोगों ने यहाँ की भूगोल के साथ बहुत अच्छा अनुकूलन किया है। अगर हम फसलों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख फसलें बिल्कुल अलग-अलग हैं। जैसे मिथिला क्षेत्र में मखाना का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। जी, क्योंकि मखाना जल भराव वाले चौर्स के लिए एकदम उपयुक्त है। इसी तरह सीमांचल के इलाके में मक्का यानी मेज की खेती होती है। चंपारण के क्षेत्रों में गन्ना या शुगर केन प्रमुख है। और बाढ़ के मैदानों में धान यानी पैडी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यह सब उस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और भूजल की आसान उपलब्धता के कारण ही संभव हो पाता है। लेकिन कृषि की इन सफलताओं के पीछे एक गहरा मानवीय संकट भी है, मौसमी प्रवास यानी सीजनल माइग्रेशन का मुद्दा। जी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, बाढ़ का बार बार आना, सैंड कास्टिंग से फसल की बर्बादी और कृषि जोत का बहुत छोटा होना, ये सब बड़ी समस्याएं हैं। और इसके ऊपर उद्योगों की कमी भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। इन्हीं कारणों से इस उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र से लाखों लोग आजीविका की तलाश में पंजाब, दिल्ली और गुजरात की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। जी, ये पलायन केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक तरह से भौगोलिक अनिश्चितता से प्रेरित है। सही कहा। अब अगर हम इसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी या इकोलॉजी पर नजर डालें तो वो बहुत समृद्ध है, खासकर यहाँ की आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स। जी, ये आर्द्र भूमियां जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और प्रवासी पक्षियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंवर झील का नाम इस संदर्भ में सबसे पहले आता है। बिल्कुल। कंवर झील एशिया की एक बहुत महत्वपूर्ण मीठे पानी की गोखुर आर्द्र भूमि है। जी, फ्रेश वाटर ऑक्सबो वेटलैंड। और कुशेश्वर स्थान का जिक्र भी हमने पहले किया था। हाँ,
ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इस क्षेत्र की जीवन रेखा हैं। तो इन सभी भौगोलिक और मानवीय पहलुओं को समझने के बाद अब हमारे उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मेंस फ्रेमवर्क। जी, इस पूरी नॉलेज को यूपीएससी और बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में कैसे लागू किया जाए, ये समझना बहुत क्रूशियल है। तो मैं मुख्य परीक्षा का एक संभावित प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न कुछ इस तरह हो सकता है, उत्तर बिहार की बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक शासन संबंधी चुनौती यानी गवर्नेंस चैलेंज है। चर्चा करें। यह एक बहुत ही स्टैंडर्ड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके उत्तर के लिए छात्रों को एक स्पष्ट फ्रेमवर्क का उपयोग करना चाहिए। वो फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? इसमें सबसे पहले संरचनात्मक उपायों और गैर संरचनात्मक उपायों के बीच की बहस को समझाना होगा। संरचनात्मक उपाय मतलब एम्बैंकमेंट्स और बैरेजेस? जी, स्ट्रक्चरल मेजर्स और गैर संरचनात्मक उपायों यानी नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आएगा बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान या फ्लड फोरकास्टिंग और फ्लड प्लेन जोनिंग। मतलब ये तय करना कि बस्तियां कहाँ बसनी चाहिए और कहाँ नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा छात्रों को सरकारी पहलों का भी जिक्र करना चाहिए, जैसे कोसी परियोजना, हमारा आपदा प्रबंधन ढांचा और नेपाल के साथ समन्वय के मुद्दे। जी, और यूपीएससी इनसाइट के नजरिए से देखें तो आधुनिक भूगोल अब किस दिशा में सोच रहा है? देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण अब बाढ़ को पूरी तरह नियंत्रित करने के पुराने विचार को छोड़ रहा है। अब फोकस लिविंग विथ फ्लड्स पर है। बाढ़ के साथ जीने पर? जी, पारिस्थितिक अनुकूलन या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन पर। हमें नदियों की प्रकृति को समझकर उसके अनुसार अपनी नीतियां बनानी होंगी। बहुत ही शानदार विश्लेषण। इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक बार फिर से परीक्षा प्रासंगिकता की पुष्टि करना चाहेंगे। बिल्कुल। उत्तर बिहार के मैदान की भू आकृति, जल विज्ञान और मानवीय अनुकूलन का ये जो ज्ञान आज हमने साझा किया है, ये बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए अपरिहार्य है। जी, हम सभी उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह देंगे कि वे आज के लेक्चर के मुख्य तकनीकी शब्दों को अच्छी तरह से दोहराएं। हाँ, जैसे कि अवल्जन, एग्रीगेशन, मेगाफैन, ब्रेडेड रिवर और चौर। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल आपके मेंस के उत्तरों को बहुत प्रभावी बनाएगा। तो बिहार ज्योग्राफी सीरीज का ये सफर यहीं नहीं रुकता है। इसका अगला भाग हमारे आगामी सत्र में जारी रहेगा। जी, बिल्कुल। छात्रों को अगले सेशन के लिए भी इसी तरह तैयार रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन बिहार मैटर्स।